बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 13 से 14 मई 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला से जुड़े हैं, आपको बता दूं, इस श्रृंखला के तमाम पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको सारा पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न था कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देते हुए हमने बताया था कि इसमें पहले स्थान पर राजस्थान है, उसके बाद दूसरे स्थान पर अपना बिहार है, अर्थात बिहार के संदर्भ में ये प्रश्न था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अगर यहाँ पर हम बात करें इस प्रश्न की, तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस पोस्ट के माध्यम से भी दी गई है। हमारी टीम के माध्यम से इस तरह के पोस्ट फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराई जाती है। निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारी जानकारियां निहित है। इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए आप में इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर फॉलो कीजिएगा। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि पंचायतों को टीबी से मुक्त करने के उद्देश्य से तेजस्वी यादव ने हाल ही में 12 मई 2023 को राजधानी पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान लॉन्च किया है। आगे लिखा गया कि तेजस्वी यादव कौन है। हालांकि इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो दो विकल्प यहाँ पर सही है। एक तो वे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हालांकि इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये ध्यान रखिए, इसका दो विकल्प सही है, तो ऐसी स्थिति में उपयुक्त में से एक से अधिक ये सेक्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। हालांकि यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दूं कि ये दूसरी बार है जब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बार 16 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। और नीतीश कुमार के बारे में हमने जानकारी आपको ये दिया था कि वे 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। ये सभी जानकारी आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। इस प्रश्न के हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारा पहला पॉइंट है कि पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत 12 मई 2023 को उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत 12 मई 2023 को हुई है और इसके लिए सभी जिलों से एक एक प्रतिनिधि को पटना बुलाया गया। यानी कि ये जो अभियान चलाया जाएगा या फिर जो इसकी शुरुआत हुई है, इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों से एक एक प्रतिनिधि को पटना बुलाया गया। मौजूदा समय में अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिलों से एक एक प्रतिनिधि को यहाँ पर इस समारोह में या फिर इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई, इसमें बुलाया गया था पटना। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुजफ्फरपुर को प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की, तो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इसका सेंस ये हुआ कि टीबी को समाप्त करने वाला कार्यक्रम। तो इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुजफ्फरपुर जिला को एक प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। हालांकि यहाँ पर कुछ जानकारी और भी हमने लिखा है, जैसे कि टीबी दिवस की बात करें तो हाल ही में 24 मार्च 2023 को विश्व टीबी दिवस या फिर विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। 24 मार्च 2023 को इनसे संबंधित एक जानकारी अति महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष 2023 में जो टीबी दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था। तो 2023 में इसके थीम अर्थात विषय की बात करें तो इसका विषय जो निर्धारित था ये था यस वी कैन एंड टीबी। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर हम बात करें 2022 में इसका थीम क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पिछले वर्ष 2022 में इसकी थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ से, और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इसी सीरीज में हमने आपके साथ साझा किया था। ये सारी बातें इस प्रश्न से संबंधित आपको ध्यान रखना है। निश्चित तौर पर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम आगे आ चुके हैं और बात करेंगे अब विश्व टीबी सम्मेलन के बारे में, क्योंकि ये जो विश्व टीबी सम्मेलन अभी हाल ही में मार्च 2023 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो आयोजित हुआ है, ये बिहार के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है और यहाँ से बिहार के प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। इसके बारे में हमने जानकारी आपको दिया था कि मार्च 2023 में विश्व टीबी सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया और इसमें बिहार के 5 जिलों को टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। यानी कि टीबी को समाप्त करने की दिशा में जो बेहतर कार्य किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार में या फिर बिहार राज्य में जिलों की कैटेगरी में 5 जिलों को सम्मानित किया गया। इन 5 जिलों की बात करें तो यहाँ पर हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इसे। जैसे कि गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक की बात करें तो 2
जिले, एक तो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, इन 2 जिलों को गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। जबकि बात करें सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक की, तो सिवान जिले को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। जबकि ब्रॉन्ज मेडल की बात करें अर्थात कांस्य पदक की, तो सारण और पूर्णिया को। तो कुल मिला के बिहार के 5 जिले को विश्व टीबी सम्मेलन जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था, यहाँ पर सम्मानित किया गया। हालांकि इन सब के अतिरिक्त अभी हमने आपको जानकारी दिया कि बिहार सरकार ने टीबी के उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुजफ्फरपुर को सम्मानित किया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार कैबिनेट के बारे में, जो इसका नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ 16 अगस्त 2022 को। निश्चित तौर पर ये आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसके तहत हमने चीज़ों को एकदम से पॉइंट वाइज समझाने का प्रयास किया है। पहले भी हमने आपको जानकारी दिया था, पुनः यहाँ पर हमने शामिल किया है कि 16 अगस्त 2022 को राजभवन पटना में महागठबंधन की नई नीतीश कुमार सरकार का पहला विस्तार हुआ और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान कुल 31 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हालांकि यहाँ पर जो बात हम लोग कर रहे थे बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की, तो तत्कालीन राज्यपाल थे फागू चौहान, लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में बिहार के 41वें राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कुल मिला के 31 विधायकों को। हालांकि कुल 33 ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना है कि 33 विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिनमें आरजेडी के 16, जदयू के 11 और कांग्रेस से 2, हम से 1 और एक निर्दलीय विधायक ने शपथ ली। और नए मंत्रिमंडल में मुसलमानों की संख्या 5 और शासक महिलाओं की संख्या 3 थी। तो इतनी सारी जानकारियां नई मंत्रिमंडल 2022 से संबंधित है, जिसका गठन अभी हाल ही में 16 अगस्त 2022 को हुआ था। ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर हम विस्तार से बात करें तो पहला पॉइंट है नीतीश कुमार से संबंधित। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग, साथ ही वैसे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं की गई है, ये सभी विभाग का प्रधान अभी हाल ही में नीतीश कुमार को बनाया गया 16 अगस्त 2022 को। यानी कि नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री पद के अतिरिक्त ये सभी विभाग, साथ ही साथ वैसे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हुए, वो सभी का जिम्मा अपने हाथ में रखे हैं। उन सभी का कार्यभार उन्होंने अपने हाथ में रखा। हालांकि इसके अतिरिक्त हम बात करें तेजस्वी प्रसाद यादव की, तो वे बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। आपको मैंने जानकारी दिया कि वे दूसरी बार है जब बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण, नगर विकास और आवास, साथ साथ ग्रामीण कार्य विभाग का जिम्मा इनके हाथ में है, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव के। तो ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब बात करें हम नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर नए मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि अभी हाल ही में 2,61,884 करोड़ रुपये का जो बजट पेश हुआ, यह वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि मौजूदा समय में बिहार के वित्त मंत्री कौन है। हालांकि हमने आपको जानकारी दिया था कि इसका एक कंप्लीट वीडियो चैनल पर अपलोड किया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ये तमाम वीडियो को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। साथ साथ इसका पीडीएफ फाइल भी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत अपलोड कराया गया है। आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं एकदम से निःशुल्क। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। अति महत्वपूर्ण है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बेफिक्र नामक एक ऐप को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिससे कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम कराया जा सकता है। अब इस ऐप का कार्य उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारा इसमें पहला पॉइंट है कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग बिहार सरकार ने 10 मई 2023 को बेफिक्र नामक एक ऐप का शुभारंभ किया, या फिर एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है बेफिक्र। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि इसे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने लॉन्च किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री कौन है, तो संजय झा है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने आपको जानकारी दिया बिहार के नई मंत्रिमंडल के बारे में, वहां पे आपने नोटिस किया होगा बिहार के जो जल संसाधन मंत्री हैं वे हैं संजय झा। हालांकि एक जानकारी ये भी है, जल संसाधन विभाग एक अलग विभाग है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और है लघु जल संसाधन विभाग। तो दोनों अलग अलग है और दोनों का मंत्री जो है ये अलग है। वर्तमान समय में जो बिहार में जल संसाधन मंत्री ये संजय झा है और इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया गया।
इनसे संबंधित कई जानकारी और भी है, जैसे कि इस ऐप का हम कार्य उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बाढ़ एवं सिंचाई से संबंधित जरूरी सूचनाओं को स्वचालित प्रणाली के जरिए मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय स्तर के संबंधित पदाधिकारियों और व्यक्तियों तक रियल टाइम में पहुंचाना है, ताकि वे इसके आधार पर समय रहते जरूरी कदम उठा सके। सबसे पहले यहाँ पर इस ऐप के कार्य उद्देश्य को समझिए इस प्रकार से कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती है जिससे खास करके किसानों को ज्यादातर हानि पहुंचता है, तो इसे कम करने के एक प्रयास है और इसी दिशा में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से जो सूचनाएं मिलेगी, देखिए मुख्यालय स्तर पर इसका जो मुख्यालय होगा, जो इसका सेंटर होगा जहां से ये संचालित होगा इस ऐप के जरिए, वहां से इन्फॉर्मेशन सीधे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी और ये सभी जो जानकारियां ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचेगी एक स्वचालित प्रणाली के जरिए पहुंचेगी। अर्थात कहने का सेंस यह है, ये सभी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचेगी मुख्यालय से और ये एक रियल टाइम जानकारी होगी जिसके आधार पर जो किसान होंगे वो समय रहते जरूरी कदम उठा सके। तो इस दिशा में एक प्रकार का ये उद्देश्य है इस ऐप का, जिसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें संजय झा की, तो संजय झा को आप यहाँ पर 12वें नंबर पर देख सकते हैं कि संजय कुमार झा वर्तमान में जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं बिहार सरकार में। तो अगला तीसरा प्रश्न है कि फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6% रहने का आकलन अभी हाल ही में फिच रेटिंग के द्वारा किया गया है। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट है कि रेटिंग फर्म फिच ने अपने हालिया रिपोर्ट जो मई 2023 में अभी हाल ही में आई है, तो इस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2023 से 24 में 6.2% से घटाकर 6% रहने का आकलन किया है। यानी कि जो इसका प्रीवियस आकलन था उसमें कहा गया था 6.2% रहेगा, लेकिन हाल ही में मई 2023 में जो रिपोर्ट आई इसे घटाकर कर दिया गया 6%। एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं कि जो फिच रेटिंग की जो नवीनतम रिपोर्ट आई है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर, तो इसे कितने प्रतिशत से घटाकर 6% किया गया है। तो जितना ये इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में कितना किया गया, उतना ये भी इंपॉर्टेंट है कि यानी कि इससे जस्ट पिछला रिपोर्ट जो आया था उसमें कितना रहने का आकलन किया गया था। तो इस तरह से चीजों को रिलेट करके आपको ध्यान रखना है कि 6.2% से घटाकर इसे 6% किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि अगले वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% रह सकती है। ये बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। हालांकि विभिन्न संस्था के द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जारी हुई है, आप यहाँ पर जो कंप्लीट सूची है खास करके जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हमने शामिल किया है। जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो अप्रैल 2023 में जो रिपोर्ट आई थी उस आधार पर भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा ये सभी जो हमने लिखा है ये संदर्भ में है वित्त वर्ष 2023-24 के। तो अप्रैल 2023 की रिपोर्ट के आधार पर आईएमएफ के अनुसार 5.9% रहेगी, जबकि आरबीआई के अनुसार बात करें ये 7.8% रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। ये भी जो रिपोर्ट आया था ये अप्रैल 2023 में ही आया है। वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक की बात करें, विश्व बैंक की 2023 से अप्रैल की बात करें तो इसके आधार पर भारत की ग्रोथ रेट जो है ये 6.3%। स्टैंडर्ड एंड पुअर अर्थात S&P के अनुसार ये 6% रहने का आकलन किया गया है। ये रिपोर्ट आई थी मार्च 2023 में, और मार्च 2023 में एक रिपोर्ट आई थी क्रिसिल के भी अनुसार जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 6% रहने का आकलन किया गया है। ये सभी अति महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हालांकि यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दूं, जितने भी छात्र बीपीएससी सुपर टेट एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, हालांकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अब शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से ही होनी है। तो इस दिशा में जितने भी छात्र इस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं और बार बार इस वीडियो के सीरीज में कमेंट करते हैं क्या सर ये सीरीज बीपीएससी सुपर टेट एग्जाम के दृष्टिकोण से रिलेवेंट है या फिर महत्वपूर्ण साबित होगा या फिर नहीं, तो बिल्कुल साबित होगा। ये सीरीज बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान रख के चला जा रहा है, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो विश्लेषण आपको दिया जा रहा है वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। तो जो आप एग्जाम की तैयारी में लगे हैं खास करके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो यहाँ से सीरीज को रेगुलर आप फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता यहाँ से मिलेगी। अगर आपका प्रीवियस क्लास छूट चुका है तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर सारा क्लास एक साथ मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराई गई है करंट अफेयर्स वाले कोर्स में, आप वहाँ पर तमाम चीजें एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात आपके एग्जाम के लिए स्टडी नोट्स की, तो सारे स्टडी नोट्स बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है। साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आज के अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो अभी हाल ही में इस अभियान की शुरुआत जो की गई स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
संबंधित तथ्यों में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने हाल ही में 12 मई 2023 को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी लॉन्च किया। मूल रूप से आप यहाँ पर शॉर्ट में ये ध्यान रखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा पोषण भी और पढ़ाई भी नामक एक अभियान लॉन्च किया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आंगनवाड़ी की, ये आंगनवाड़ी से ही संबंधित है। तो ऐसे में हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि मौजूदा समय में देश भर में करीब 13,90,000 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है और इस अभियान के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण के साथ साथ बेहतर शिक्षा देने के लिए देश भर की आंगनवाड़ियों में काम किया जाएगा, जिसको लेकर के अभी हाल ही में यह पोषण भी और पढ़ाई भी नामक एक अभियान लॉन्च किया गया केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में द्रौपदी मुर्मू ने 11 मई 2023 को किस देश के राजदूत का परिचय पत्र स्वीकार किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अमेरिका, कतर और मोनाको, यानी कि 3 विकल्प सही है, अर्थात एक से अधिक विकल्प यहाँ पर सही है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना कि मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 11 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में अमेरिका, कतर और मोनाको के राजदूतों से परिचय पत्र स्वीकार किए। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जिसके तहत अमेरिका के एरिक गारसेटी, इसके अतिरिक्त कतर के मोहम्मद हसन जाबिर अल जाबिर और मोनाको के दीदियार गारमेंडिगर, ये तीनों अभी हाल ही में भारत में नए राजदूत बने हैं। इन तीनों देशों के क्रमशः अमेरिका, कतर और मोनाको के, यही पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया, तीनों को भारत में राजदूत नियुक्त किया गया। यानी कि अगर हम बात करें इस तरह से अमेरिका के राजदूत भारत में कौन है, यानी कि भारत में अमेरिकी राजदूत कौन है वर्तमान में, तो अभी हाल में बने हैं एरिक गारसेटी, हालांकि इसकी घोषणा कुछ में पहले ही हुई थी। उसी प्रकार से कतर के राजदूत भारत में है मोहम्मद हसन जाबिर अल जाबिर, जो कि हाल ही में बने, और मोनाको के दीदियर गारमेंडिगर। ये भी सारी बातें आपको ध्यान रखना, निश्चित तौर पर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त भारतीय राजदूतों की बात करें जो विभिन्न देशों में भारत की तरफ से मौजूद हैं या फिर कार्यरत हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हमने शामिल किया है। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर हमने लिखा कि मौजूदा समय में विभिन्न देशों में भारतीय राजदूत, और ये जो आंकड़े हैं ये 13 मई 2023 तक के ही है, क्योंकि इसमें बदलाव होते रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिलहाल 13 मई 2023 तक के आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू, ग्रीस में रुद्रेन टंडन, नेपाल में नवीन श्रीवास्तव, श्रीलंका में गोपाल बागले, सऊदी अरब में सुहेल एजाज खान और जापान में सीबी जॉर्ज। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आप ध्यान रखेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो शख्स को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं ये भारत के विदेश सचिव हाईली क्वालिफाइड एस जयशंकर हैं। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे, हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में 12 और 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो हाल ही में महासागर सम्मेलन का अभी हाल ही में छठा संस्करण आयोजित हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में छठा हिंद महासागर सम्मेलन या फिर IOC 12 से 13 मई 2023 के बीच ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया। ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया, इसका छठा संस्करण का। आपको ध्यान रखना इस सम्मेलन का छठा संस्करण इंडिया फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से आयोजित किया गया था। और बात करें यहाँ पर इसके उद्घाटन की, तो जिसका उद्घाटन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे, इस छठे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया। और इस छठे सम्मेलन की थीम अर्थात विषय की बात करें तो शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, इसका 2023 में जो छठा संस्करण आयोजित हुआ 12 से 13 मई को, इसका ये निर्धारित थीम था। ध्यान रखेंगे, शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, इसका निर्धारित थीम था। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो अभी हाल ही में ये बहुत ज़्यादा खबरों में है, तो ऐसे में इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में पंजाब सरकार ने लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के लिए एक आदेश जारी किया है और पंजाब इस तरह की पहल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हालांकि मूल रूप से आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य अभी हाल ही में पंजाब बना है। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी देता हूँ। जितने भी छात्र बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, आपको ध्यान रखना बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चला जा रहा है। आपकी जो परीक्षा प्रस्तावित है ये 30 सितंबर 2023 को होनी है और इस एग्जाम को लेकर के जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है
वो आप ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा और आप ये जान पाएंगे आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। हालांकि इस कोर्स में ये तमाम मटेरियल आपके एग्जाम के लिए, खास करके प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये तमाम मटेरियल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें आपका टेस्ट सीरीज जो कि फुल लेंथ टेस्ट शामिल है और सेक्शनल टेस्ट आदि भी शामिल है, प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें शामिल है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसमें कुल 40 फुल लेंथ टेस्ट है और सेक्शनल टेस्ट इसमें 20 होने हैं, जो कि करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा। सभी आपको इसी कोर्स में मिल रहा है। निश्चित तौर पर यह आपके लिए कारगर साबित होगा। आपको ध्यान रखना है बीपीएससी मेकर ऐप पर जब भी आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद इस कोर्स में आपको 400 रुपये का एक भारी डिस्काउंट मिलेगा। हजारों विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे आ चुके हैं और यहाँ पर अब बात करेंगे सड़कों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की। चूंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे चलने के अधिकार को लेकर, जो कानून अभी हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा लाया गया है। अब यहाँ पर सड़क की चर्चा भी, तो इसी संबंधित यहाँ पर कुछ जानकारी हमने शामिल किया है। हालांकि ये जो सभी तथ्य यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम में पूछा हुआ तथ्य है, उसी के आधार पर यहाँ पर हमने शामिल किया, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है कि भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक सड़क है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य भी महाराष्ट्र ही है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य की बात करें तो यह है उड़ीसा। बात करें भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो ये केरल में है। ये सभी प्रश्न आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि हाल ही में एंटोनियो कार्वाजल का निधन हुआ है और बताएं कि वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एंटोनियो कार्वाजल की बात करें तो वे एक महान फुटबॉलर थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो हाल ही में महान मैक्सिकन फुटबॉल खिलाड़ी एंटोनियो कार्वाजल का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और उन्हें ला टोटा उपनाम से भी जाना जाता था। एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि जो अभी हाल ही में महान फुटबॉलर खिलाड़ी जो मैक्सिकन के रहने वाले थे, जिनका निधन हुआ, जिन्हें की ला टोटा उपनाम से जाना जाता था, उनका मूल नाम क्या है? तो इस प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। तो ये भी तथ्य आपको ध्यान रखना है कि एंटोनियो कार्वाजल का जो उपनाम था यह था ला टोटा। हालांकि इन सब के अतिरिक्त इनकी कुछ उपलब्धियां हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि वे 5 विश्व कप में भाग लेने वाले पहले मैक्सिकन खिलाड़ी थे। फुटबॉल विश्व कप की यहाँ पर बात हो रही है। वे 5 विश्व कप में भाग लेने वाले पहले मैक्सिकन खिलाड़ी थे और वे 1988 से 1994 तक मैक्सिकन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष रहे थे। इसके अतिरिक्त उन्हें वर्ष 1998 में मैक्सिकन फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। ये भी यहाँ से ध्यान रखना आपको। इनकी कुछ उपलब्धियों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि हाल ही में जनवरी 2023 में एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ पर हमने शामिल किया है कि हाल ही में जनवरी 2023 में इटली के पूर्व फुटबॉलर जियानलुका वियाली का 58 साल की उम्र में निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना। जनवरी 2023 यानी कि इसी वर्ष से ये संबंधित है। इनका नाम है जियानलुका, जो कि एक महान फुटबॉलर थे इटली के, जिनका अभी हाल ही में 58 वर्ष की आयु में निधन हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है। तो आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर अभी हाल ही में बने हैं मास्टर कार्ड, जिन्होंने भारत पे का स्थान लिया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों में पहला पॉइंट हमारा है कि मास्टर कार्ड ने हाल ही में कथित तौर पर भारत पे से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में पदभार संभाला है। यानी कि अगर हम बात करें आईसीसी का जो ग्लोबल स्पॉन्सर था अब तक भारत पे था, अब इसका स्थान लिया है मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड और भारत पे के लोगों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट आईसीसी संबंधित है। वर्ष 2022 में आईसीसी T20 जो विश्व कप आयोजित हुआ, ये इसका 8वां संस्करण था। ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में कई बार हमने आपको जानकारी दिया है। पुनः यहाँ पर रिवीजन पर्पज से हमने शामिल इसीलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो वर्ष 2022 में आईसीसी T20 विश्व कप का 8वां संस्करण आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इसके बाद हाल ही में आईसीसी ने सबसे मूल्यवान यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल टीम के नाम की घोषणा की थी और इस घोषणा के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यू टीम में भारत के विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव भी शामिल हैं। यानी कि भारत के 2 खिलाड़ी को आईसीसी की तरफ से जो T20 मोस्ट वैल्यू टीम जो जारी किया गया, जो सूची जारी की गई, जिसमें भारत की तरफ से विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव का नाम शामिल था। हालांकि इस टीम में जो 11 खिलाड़ी थे, इसके अतिरिक्त यानी कि भारत के अतिरिक्त अगर बात करें तो इसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी इसमें शामिल थे। तो कुल मिला के 6 देशों के खिलाड़ी इसमें शामिल थे जो आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यू टीम थे। तो इसमें 6 देश के खिलाड़ी को शामिल किया गया था। भारत से विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव शामिल थे। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप का 8वां संस्करण आयोजित हुआ,
तो इसका विजेता कौन रहा? देखते हैं कितने छात्र को पता है, मेरा पढ़ाया हुआ कितने लोगों को याद है। आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए इसका विजेता कौन रहा और उप विजेता कौन रहा, दोनों कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने छात्रों को पता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5,800 करोड़ रुपए का परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। संबंधित तथ्यों के पहला पॉइंट में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 11 मई 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट का उद्घाटन किया। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसके अतिरिक्त इस अवसर पर उन्होंने 5860 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। ये जानकारी यहाँ पर हमने शामिल किया प्रश्न के आधार पर। हालांकि अगले पॉइंट में हम बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की, तो इस वर्ष 2023 में इसका 32वां प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है और आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष का थीम क्या है। तो स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड टू इनोवेट, ये 2023 में इसका 32वें संस्करण का थीम है। बहुत महत्वपूर्ण है थीम से संबंधित प्रश्न, ये ध्यान रखेंगे। अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो सी हैरियर संग्रहालय की बात करें तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। सी हैरियर संग्रहालय या फिर इस म्यूजियम को इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पहला पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापत्तनम में सी हैरियर म्यूजियम का उद्घाटन किया है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, यह संग्रहालय या फिर यह म्यूजियम शहर में RK बीच रोड विशाखापत्तनम में जो कि स्थित है, एक रोड है यहाँ पर RK बीच नामक, तो इसी रोड पर विशाखापत्तनम में 22,000 वर्ग फुट के राजीव स्मृति भवन में स्थित है। एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं जो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है किस भवन में है? तो राजीव स्मृति भवन में, जो कि आपको ध्यान रखना है कि विशाखापत्तनम में RK बीच रोड पर ये 22,000 वर्ग फुट में फैला हुआ एक भवन में स्थापित किया गया है। और इसके निर्माण की लागत की बात करें तो 10 करोड़ रुपए की लागत से इसे निर्मित किया गया है, यानी कि इसे सी हैरियर संग्रहालय या फिर म्यूजियम को। हमारा अगला पॉइंट है कि इस संग्रहालय में एक सी हैरियर लड़ाकू विमान जो कि SH-606 स्थापित भी किया गया है, तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलते नेक्स्ट हम यहाँ पर 12वें प्रश्न पे कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये बहुत ज्यादा खबरों में है, तो इस पर ध्यान रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा, अभी हाल में 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट इसी में होगा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के एक ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि हालांकि योगी आदित्यनाथ का यह अवार्ड यूपी विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने प्राप्त किया अर्थात रिसीव किया है, तो ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा अगला 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अभी हाल ही में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। आपको ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि इटली के हैं, तो इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 12 मई को इनके सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस माना जाता है। हालांकि साथ ही यह नर्सों की सेवा भावना और उनके गहन योगदान को सम्मानित करने के लिए भी माना जाता है। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि 2023 में इसकी थीम क्या है? तो आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, ये 2023 का निर्धारित थीम है। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और साथ साथ वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत ज़्यादा खबरों में भी है, तो निश्चित तौर से यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। सारी जानकारी जो आपको हमने बताया है, जो भी आपको याद है, कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक लिखिए। और आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 600 लाइक। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।